हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। थोड़ी सी चर्चा हम सभी कर लेते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा जो है सबसे शक्तिशाली हथियार है। यूँ कह सकते हैं कि जो शिक्षा है व्यक्ति के जीवन में, ये सबसे शक्तिशाली हथियार है और यही हमारी सफलता की कुंजी है, जो हमारे जीवन में सुनहरे अवसर के दरवाजे खोलती है। ठीक है, तो सुनहरा अवसर 3-4 महीने जो हम सभी के पास है, ये इसमें देखते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी और इधर जो है जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा, एलटी ग्रेड, है ना, यानी कि तमाम परीक्षाएं लगी हुई हैं और बहुत ही सुनहरा अवसर है। और इन अवसर को ना चूकें, हम सभी इन अवसर को ना गंवाएं। जो भी समय है इनका सदुपयोग करें और समस्याएं कितनी भी हो, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, यानी कि कठिन समय में भी हम सकारात्मक सोच रखें और सकारात्मक सोच के साथ साथ हम अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो सफलता एक दिन अवश्य हम सभी को मिलेगी। तो आज की क्लास में हम जो है देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और आज प्रश्नों की संख्या थोड़ा अधिक है और जितने भी प्रश्न हैं ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से परीक्षा में प्रश्न अवश्य बनेंगे। तो हम सभी देखते हैं कि आज की क्लास में जो हमारा पहला प्रश्न है, ये है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। ऑप्शन ए है चंद्रवरदाई, बी है स्वयंभू, सी है पुष्पदंत और डी है सरहपा। तो अगर राहुल सांकृत्यायन की बात की जाए तो राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है, तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है सरहपा को। ठीक है, सरहपा या सरहपात को। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हम देख लेते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। क्योंकि इसके आसपास जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को मैंने यहाँ इकट्ठा कर लिया है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, सरहपात को माना है। और इन्हें जो है राहुल भद्र भी कहा जाता है ना। और इनके ग्रंथों का नाम दोहा कोश है। अगर सरहपात के ग्रंथों का नाम पूछा जाए सरहपा के, तो क्या है, दोहा कोश है। और चंद्रबरदाई को किसने माना है, जो है प्रथम कवि, तो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे माना है, स्वयंभू को माना है हिंदी का प्रथम कवि। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इस प्रकार से पुष्पदंत ने किसे माना, सेंगर ने पुष्पदंत को माना है और सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को प्रथम कवि हिंदी का माना है। ठीक है, तो और राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। अगले प्रश्न पर हम सभी चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, सिद्धियों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया। तो ऑप्शन ए है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, बी है डॉक्टर शहीदुल्लाह, सी है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी, डी है डॉक्टर हरमन याकोबी और ई है, इसमें ई ऑप्शन भी है, तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन। क्या है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ई ऑप्शन। पुनः प्रश्न को पढ़ना चाहूंगी। सिद्धियों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महापंडित राहुल सांकृत्यायन, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने संग्रहित किया। अगला हम देखेंगे जो है, हाँ, सिद्धियों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने किया, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने संग्रहित किया। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। ठीक है, और दोहा कोश का संपादन, अगर दोहा कोश के संपादन की बात की जाए तो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कढ़पा के दोहे संकलित हैं। दोहा कोश में किसके किसके संकलित हैं, तिल्लोपा और सरहपा, कढ़पा के दोहे संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3 है। आदिकाल के कवि सरहपात की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ। आदिकाल के कवि सरहपात की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ। ऑप्शन ए है जयसी, बी है तुलसी, सी है कबीर और डी है देवसेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि कबीरदास। क्या हो जाएगा, कबीरदास। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं।
बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से कौन किसका है ना? तो ये कथन है, तो किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी है धीरेन्द्र, सी है गणपत चंद्र और डी है मिश्र बंधु। तो प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर होगा राम कुमार वर्मा। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। आगे हम सभी देखेंगे, हाँ, अगला देखेंगे हम सभी प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 10, 12 और 8। तो नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। इसके पहली क्लास में हम लोग ने देखा था कि नाथों की संख्या 9 है और उनमें कौन-कौन है ना? और इसके बाद जो है अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। 12 हमारे किस ऑप्शन में है? सी। तो सी वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या, हाँ, यहाँ जो आंसर है इसमें सी हो जाएगा, है ना? आगे है, अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? ऑप्शन ए है बीसल देव रासो, बी है पृथ्वीराज रासो, सी है परमाल रासो, डी है खुमार रासो। ठीक है, ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 का बना हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6, कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो ये है पृथ्वीराज रासो। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? रामायण, पौंचर्यु, रामचंद्रिका, महापुराण। शायद आप सभी भी आंसर गेस कर पा रहे होंगे। और टोटल आज लगभग प्रश्नों की संख्या अधिक है, तो 10 की जगह पे प्रश्नों की संख्या 20 है। और देखते हैं कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है। प्रश्न है हमारा। अब इसमें जो भी ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पौंचर्यु क्या होगा? पौंचर्यु। और ये हमारे बी वाले ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा, पौंचर्यु। थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य है, हम सभी यहाँ देखते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पौंचर्यु है ना? वो है ये। पौंचर्यु ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने की। किसने की? स्वयंभू ने। यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है। इनकी अन्य रचना रिठोमीचर्यु और स्वयंभू छंद है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। स्वयंभू के पौंचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया, जबकि रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि, सभी परिचित हैं इनसे। और रामचंद्रिका आचार्य केशवदास की है ना? और महापुराण के रचयिता कौन है? पुष्पदंत है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने सीखी जो कि सभी इंपॉर्टेंट थी। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? ऑप्शन ए है डिंगल, बी है अपभ्रंश, सी है पिंगल और डी है अवधी। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या थी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज रासो की भाषा हम क्या लगाएंगे? डिंगल, यानी कि ए लगाएंगे। हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। आगे हम सभी देखेंगे। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? पिंगल। तो डिंगल और पिंगल ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? पुनः प्रश्न को पढ़ना चाहूंगी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो ऑप्शन है ए हमारा राउलवेल, बी है बीसल देव रासो, सी है हम्मीर रासो और डी है भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बीसल देव रासो। क्या हो जाएगा? बीसल देव रासो। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम सभी पढ़ लेते हैं, यहाँ भी रहेगा। बीसल देव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है, इंपॉर्टेंट है ये। और यह जो है सन 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। कैसी रचना है? श्रृंगारिक। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो बीसल देव रासो में ही मिलता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और ये DSSB PGT 2018 का बना हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम सभी प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। पंडित
शैल सत्य बखाड़े, देहै बुद्धि वसंत न जाने। यह किसकी काव्य पंक्ति है? यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये चर्चित पंक्ति है। ऑप्शन हम देखेंगे विद्यापति, बी है मुंज, सी है पुष्य और डी है सरहपा। तो जो प्रश्न संख्या 10 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सरहपाद है। सरहपाद, सरहपाद या सरहपा। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 11। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए है खुमार रासो, बी है परमार रासो, सी है बीसलदेव रासो, डी है पृथ्वीराज रासो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आल्हा और उदल की बात किसमें की गई है? तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 11, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परमाल रासो किसमें की गई है? परमाल रासो। आल्हा और उदल, उदल परमाल रासो। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखेंगे हम सभी। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरता पूर्व लड़ाइयों का वर्णन जगनिक कृत आदिकालीन रचना परमाल रासो। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि परमाल रासो रचना किसकी है? जगनिक की है। ठीक, आल्हा छंद में लिखे जाने के कारण इसका नाम आल्हा खंड पड़ा, क्योंकि ये किस छंद में है? आल्हा छंद में है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। यह 31 मात्राओं वाला छंद है और जो युद्धभूमि योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य बन जाता है। आल्हा खंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आल्हा जो है किसमें गाया जाता है? वर्षा ऋतु में, है ना, उत्तर प्रदेश के यहाँ जो है क्षेत्र में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ये जो प्रश्न है हमारा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात हो रही है कि इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में, जो इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है, ये इनका इतिहास ग्रंथ है। किसका? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो इन्होंने अपने इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ठीक है, जैसे विभिन्न विद्वानों ने हिंदी के कवियों को भिन्न भिन्न माना है कि वो प्रथम है। तो जैसे पूछा गया है राम कुमार वर्मा ने किसे माना है? ऑप्शन है विद्यापति, बी है सरहपा, सी है मीर खुसरो और डी है स्वयंभू। तो चारों ऑप्शन में से बताना है। प्रश्न संख्या 12। तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। किसे माना है? स्वयंभू को माना है। राम कुमार वर्मा ने किसे माना है? स्वयंभू को माना है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनका इतिहास ग्रंथ है, तो इसमें हिंदी का पहला कवि किसे माना है? स्वयंभू को माना है। जबकि सरहपा को राहुल संकृत्यायन ने माना है। सरहपा को किसने माना है? राहुल संकृत्यायन ने। और इससे अभी प्रश्न भी बना था स्टार्टिंग में। सामान्यतः सरहपा को ही सर्वमान्य रूप से हिंदी का पहला कवि माना जाता है। सर्वमान्य है ये। रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? चंद्रबरदाई को माना है। ठीक है, लेकिन अगर सर्वमान्य माना जाए तो सरहपा को ही जो है हिंदी का पहला कवि माना जाता है। रामकुमार वर्मा ने किसे माना है? तो स्वयंभू को माना है। ठीक, तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं प्रश्न से संबंधित, उसको हमने यहाँ PDF में अपने समाहित किया है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 11 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, ये 11 है, 111 नहीं, 11 ओनली 11। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है नेमिनाथ, बी है गोरखनाथ, सी है मत्स्येंद्रनाथ और डी है आदिनाथ। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11। तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो जो है मत्स्येंद्रनाथ को। किसे माना जाता है? मत्स्येंद्रनाथ को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी जो है, और इसके इनके विषय में देख लेते हैं। ये जो मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ के नाम से जानते हैं, के शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है ना। यह हठ योग की स्थापना पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्रनाथ है। प्रश्न संख्या जो है
ये 11 था। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ये 12 है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? ऑप्शन ए है कामायनी, बी है खुमान रासो, सी है पृथ्वीराज रासो, डी है बीसल देव रासो। तो सभी परिचित हैं, साधारण सिंपल सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या हाँ, पृथ्वीराज रासो की रचना अगर पूछे रचयिता तो ये चंद्रबरदाई हैं। खुमान रासो एवं बीसल देव रासो भी आदिकालीन रचनाएं हैं और इनके रचयिता क्रमशः दलपति विजय, है ना, खुमान रासो, बीसल देव के नरपतनाल रासो, अभी हम लोगों ने पढ़ा। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना है, सभी जानते हैं। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है हाँ, प्रश्न संख्या 13। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है महात्मा गांधी, सी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो प्रश्न संख्या 13, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा प्रश्न संख्या 13, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, पंक्ति किस द्वारा रचित है, मतलब किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है घनानंद, बी है बिहारी, सी है विद्यापति, डी है अमीर खुसरो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, सभी परिचित हैं, ये चर्चित पंक्ति है, तो अमीर खुसरो की है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं हम सभी। हाँ, थोड़ा सा है कि जो है यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु, इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया, इनके मृत्यु पर लिखी थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी की भाषा का प्रथम कवि माना है। किस भाषा का? अवधी भाषा का। किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? खड़ी बोली में रचना की। ऑप्शन ए है नरपतनाल, बी है चंद्रबरदाई, सी है विद्यापति, डी है अमीर खुसरो। तो शायद आप सभी भी आंसर, है ना, जो है दे पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। ठीक है। खड़ी बोली के लिए कौन फेमस है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, इन्हें देख लेते हैं। देखिए, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खलिक बारी और पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए है श्री सिंह, बी है जय सिंह, सी है कीर्ति सिंह, डी है माधो सिंह। तो जहाँ तक है जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो जो है हमारा राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तो कीर्ति सिंह जो है सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब जहाँ पर जो है विद्यापति की बात आती है तो विद्यापति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई भाषाओं में रचना किया है इन्होंने। अवहट्ट भाषा में भी किए हैं और संस्कृत भाषा में भी इन्होंने किया है। तो विद्यापति जो है तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रमुख आदिकालीन कवि हैं। इनके गुरु का नाम पंडित हरिमिश्र था, है ना। और ये बिहार के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों बहुत ही फेमस रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं। शैव सर्वस्य सार, गंगा वाक्यावली, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा भी कई बार पूछी गई है। पदावली तो वेरी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, जो बार बार पूछी जाती है। पदावली मैथिली भाषा में रचित है, ये भी तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यह विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो इस तरह से विद्यापति के विषय में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसे हम लोगों ने प्रश्न के माध्यम से देखा। तो ये कीर्ति सिंह, राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? ऑप्शन ए है सरहपाद, बी है चरपरीनाथ, सी है मत्स्येंद्रनाथ और जो है डी है कन्हैया, कण्हपा होगा, है ना। तो इसमें हम सभी देखेंगे इसमें हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है ना। तो ये कौन है? सरहपाद है। कौन है? सरहपा है। ठीक है। तो इस तरह से 17 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 18 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। इसके पहले हम कुछ तथ्यों को देख लेते हैं।
सरहपाद सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा कोश रचना किसकी है? तो सरहपा की है। ठीक है, ग्रंथ कितने बताए जाते हैं? 32 ग्रंथ बताए जाते हैं इनके। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपा की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 जो है हमारा, हम उसे देखेंगे। आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल के उक्त कथन का आशय है। यह कथन तो शुक्ल का है, सभी परिचित है, लेकिन उनका आशय क्या है? देखिए, विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है, ये भी गलत है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के हैं, है ना। श्रृंगार इस तरह से लिखा जाएगा, वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी ये प्रश्न बनता है, श्रृंगार शब्द बनता है। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ने से सबसे जो सटीक आंसर है हमारा वो है कि विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। किसके हैं? श्रृंगार के ही हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा। प्रश्न संख्या जो है 20 देखेंगे, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। पहले जैसे गाहा या गाथा कहने से, क्षमा चाहूंगी, कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे डैश डैश कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित भाषा, काव्य भाषा का बोध होने लगा था। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? ये जो डैश डैश है, ये वैसे भी ये क्वेश्चन सबको याद होगा, ये पंक्ति सब परिचित है इससे, तो शायद आसानी से कर पाएंगे कि इसमें क्या भरा जाएगा रिक्त स्थान में। चौपाई या चौपई, रासो या रासक, दोहा या दूहा, और जो लास्ट है छप्पय, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? दोहा या दूहा। ठीक, तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? सी हो जाएगा, दोहा या दूहा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है टोटल कितने प्रश्नों को किया है? हम लोगों ने टोटल 20 प्रश्नों को किया है। कितने प्रश्नों को? 20 प्रश्नों को किया है। और 20 प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देखा आसपास। जिन भी प्रश्नों मतलब उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में बनने योग्य थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में 20 प्रश्न को देखा। ऐसे धीरे धीरे समयानुसार प्रश्नों की संख्या को और अधिक बढ़ाया जाएगा। और 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आज की क्लास यहीं, फिर हम मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।